हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर का, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर में आपको कुल मिला जुला के आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से वो 4 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं? तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो आपका, वो आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मेजरमेंट यानी कि मापन और इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, उसकी अवधारणा को आपको यहाँ पे समझना होगा। सेकंड जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको जो है मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और उसके बाद से आपको समझना है सोर्सेज ऑफ एरर, यानी कि इन सभी क्वांटिटीज को मापने में जो सोर्सेज ऑफ एरर आते हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। आज की वीडियो में अगर हम बात करें, तीन ही 2 टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो हर एक बच्चों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बहुत ही इजी वे में आपको हर एक टॉपिक को समझाऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। तो मापन क्या है? मापन का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि का सही सही वैल्यू ज्ञात करना। किसी भी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज का सही सही जब आप वैल्यू ज्ञात करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। फिजिकल क्वांटिटीज आपको सभी को पता है, जैसे कि आपका लंबाई हो गया, वजन हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, वोल्टेज हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके फिजिकल क्वांटिटीज हो जाते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ही ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज भी आपके आते हैं। अब अगर हम बात करें मेजरमेंट का, मेजरमेंट से हमें क्या पता चलता है, तो मेजरमेंट से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज कितना भारी है, कोई चीज कितना हल्का है, कोई चीज का कितना लेंथ है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें किससे पता चलेगा? ये सारी की सारी चीजें हमें मेजरमेंट के द्वारा ही पता चलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो कोई सर्किट है, उस सर्किट में कितने एम्पियर की धारा बह रही है, तो कैसे आप पता करोगे? तो आप पता करोगे मेजरमेंट के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप जो है उस सर्किट में का मेजरमेंट करोगे, फिर उसके बाद से आप पता कर पाओगे उस सर्किट में कितना जो है एम्पियर का धारा बह रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें मापन जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मापन के लिए पढ़ना। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम कहते हैं कि किसी तार में 220 वोल्ट का वोल्टेज है, तो यह क्या है? यहाँ पे जो 220 वोल्ट का जो वोल्टेज है ये क्या है? तो एक प्रकार का यह जो है एक मेजरमेंट है, यानी कि एक प्रकार का मापन है। अब मेजरमेंट करने का हमारे क्या पर्पज है, मेजरमेंट की क्या उद्देश्य है, मापन की क्या उद्देश्य होता है? मापन का उद्देश्य हमारा सिंपल से यह होता है कि किसी भी चीज की हम उसके एक्यूरेट कंडीशन को जानना चाहते हैं। किसी भी चीज की हम उसके एक्यूरेट कंडीशन यानी कि उसकी सही स्थिति को जानना चाहते हैं, और उसकी सही मात्रा को हमें जानने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट का यूज करते हैं। उसे सही मात्रा से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य को अधिक एक्यूरेसी के साथ में और अधिक सेफ्टी के साथ में कर सकते हैं। किसी भी कार्य को हम अधिक एक्यूरेसी और अधिक सेफ्टी के साथ में कर सकते हैं अगर हमें मेजरमेंट के बारे में पता होगा, उसके मापन के बारे में अगर पता होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं, तो टेलर आपका क्या लेता है? टेलर आपका मेजरमेंट लेता है, आपकी बॉडी का मेजरमेंट यानी कि माप लेता है, तभी तो आपके नाप के आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कपड़े सिल करके देता है। अगर वो मेजरमेंट नहीं लेगा तो क्या आपको कपड़े जो है फिट आएंगे? नहीं आएंगे। तो एक प्रकार से क्या है, वहां पे मापन जो है एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब समझना, किसी भी चीज को मापने के लिए हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वही हमारा उस चीज का आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ये सर्किट ले लिया मैंने, उस सर्किट में मैंने आपसे बोला कि सर्किट में बताओ कितने एम्पियर की धारा बह रही है, कितना धारा बह रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इस धारा को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे, एमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे। तो जो एमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट है वह क्या होगा, उस सर्किट के लिए क्या होगा, आप कहोगे सर उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी मापने का वो जो है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, उपयंत्र क्या होते हैं? तो आप कहोगे सर उपयंत्र वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका उपयोग हम मापन करने के लिए करते हैं। क्लियर? अब उपयंत्र मापने के विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे कि कौन कौन से उपयंत्र हो गए? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पढ़ा होगा वोल्टेज हो गया, आपका करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, पावर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके हो गए सर, एक सारी चीजें जो है आपका एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैंने आपसे बोला कि एक सर्किट ले लेते हैं, चलो सर्किट में आपसे बोल रहा था, सर्किट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में मैंने एक लोड लगा दिया, क्या लगा दिया? लोड। हो गया लोड।
ये आपका निगेटिव सिरा हो गया, ये आपका पॉजिटिव सिरा हो गया। अब ध्यान समझना, ये जो सर्किट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सर्किट है, इस सर्किट में मैंने आपसे पूछा कि कितना धारा प्रवाहित हो रही है, इस सर्किट में कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, तो कैसे आप पता करोगे? तो इस सर्किट में आपने सिंपल सा क्या लगा दिया, इस सर्किट में आपने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्या यूज कर लिया आपने? एमीटर नामक डिवाइस आपने यूज कर लिया, एमीटर नामक आपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया इस सर्किट में कितनी धारा फ्लो हो रही है उसको मापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया आपने, यहाँ पे आपने मीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिया। इस इंस्ट्रूमेंट की यूज करने के बाद से आपने बता दिया कि सर इस सर्किट में मान लो इस सर्किट में सर 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितना? इस सर्किट में सर अपने 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। अगर मान लो हम इस एमीटर का यूज ना करते तो आप क्या कहते? आप एजम्पशन तो करके बताते सर 2 एम्पीयर की धारा बह रही होगी, 3 एम्पीयर की बह रही होगी, सर 10 एम्पीयर की बह रही होगी, 5 एम्पीयर की बह रही होगी, 7 एम्पीयर की बह रही होगी, इस तरीके से आप एजम्पशन करते। लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमने बिल्कुल एक्यूरेट चीजें निकाल ली कि इस सर्किट में सर 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने एक सर्किट और ले लिया, ठीक है, एक सर्किट और लिया मैंने, इस सर्किट से यहां से लोड कनेक्ट कर दिया फिर से, ये आपका निगेटिव सिरा और ये आपका पॉजिटिव सिरा। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि इस सर्किट में आप बताओ कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है, यानी कि सर्किट में आपको सिंपल सा बताना है कितना वोल्टेज बह रहा है, सॉरी कितना वोल्टेज है इस सर्किट में, आपको कितना वोल्टेज है ये सिंपल सा आपको बताना है। तो क्या आप बता पाओगे? आप अंदाजा लगा सकते हो, आप एक्यूरेट नहीं बता सकते। आपको एक्यूरेट बताने के लिए क्या करना होगा? एक्यूरेट बताने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा जिसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर। तो आप क्या करोगे? किसी दो बिंदुओं के बीच यहां से क्या करोगे? आप एमीटर नामक डिवाइस यहां पे कनेक्ट कर दो, सॉरी वोल्ट मीटर डिवाइस आप यहां पे क्या कर दोगे? कनेक्ट कर दोगे। अब जैसे ही आपने वोल्ट मीटर डिवाइस कनेक्ट किया तो आपने सिंपल सा बता दिया सर इस सर्किट में दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सर 220 वोल्ट है। कितना है सर? 220 वोल्ट है। सिंपल सा आप जो है इतना बता सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट हम क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट हम जो है किसी भी चीज को मापने के लिए, एक्यूरेट चीज पता करने के लिए, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है, और जबकि एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तब वो सब करंट को मापने के लिए हम जो है एमीटर का उपयोग करते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने कहा और ये जो मेजरमेंट हमने कहा, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, महत्व क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज मैंने आपको बताया कि इसकी एक्यूरेसी में चीजें पता चल जाता है। किसी भी चीज की सटीक मात्रा ज्ञात करने के लिए, किसी भी मापन से हमें क्या बनता है? किसी भी चीज का सही मात्रा का हमें पता चलता है। इसके बारे में पता चलता है, सही मात्रा का हमें पता चलता है, जिससे हमारा जो कार्य होगा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में होता है। पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में एक्यूरेट पता होगा, उसकी सही वैल्यू के बारे में पता होगा, तो हमारा क्या होगा? उस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी काम करेंगे, उस विद्युत यंत्र से रिलेटेड जितने भी कार्य करेंगे, वो सारा का सारा कार्य हमारा सेफ्टी से होगा, सुरक्षित होगा। तो विद्युत मापने के उपयंत्र का सही उपयोग करने से बिजली से जुड़े जितने भी कार्य होंगे वो सारे कैसे होंगे? सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, यानी कि वो जो है सेफ्टी तरीके से किए जा सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी चीज के बारे में अगर हमें उसके मेजरमेंट के बारे में अगर पूरी तरीके से अच्छे से पता है, ठीक है, तो हम उसका क्या होगा? उस प्रोडक्ट का या फिर उस इंस्ट्रूमेंट का या फिर कैसे हो सकते हैं उस सर्किट में जितनी भी चीजें हो रही होंगी वो कैसी होंगी? क्वालिटी कंट्रोल होंगी। तो मापन और उपयंत्र का उपयोग करके जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो कैसी होगी? वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत ही ज्यादा बेहतर होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेजरमेंट क्यों जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट क्यों जरूरी है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी कि विद्युत मात्राओं का मापन। अब जितने भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मैंने आपसे बोले, जैसे कि वोल्टेज हो गया आपका, ठीक है, और आपका वोल्टेज के साथ साथ आपका करंट हो गया, धारा हो गया, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपका पावर हो गया, प्रतिरोध हो गया, उसके साथ साथ में आपका जो है फ्रीक्वेंसी हो गया। इन सभी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को सही मापने के लिए, सही मापना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी को सही मापने के लिए हमें ये सारी की सारी चीजें, जितने भी आपके जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, ये समझने में हमें मदद करते हैं कि कोई विद्युत सिस्टम में या फिर किसी भी उपकरण में सही तरीके से वो उपकरण काम कर रहा है या फिर वो सही तरीके से उपकरण जो है काम नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमें किससे पता चल जाएंगी? हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से पता चल जाएंगे। अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की, कौन कौन से ऐसे मेजर इलेक्ट्रिक क्वांटिटी जो है आपके यूज में आए जाते हैं, जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते भी हो, कौन कौन से इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वोल्टेज, वोल्टेज के बाद आपको पढ़ोगे करंट के बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। वोल्टेज क्या है?
तो वोल्टेज वह माप है जो हमें यह बताता है कि किसी भी दो बिंदु पर, सर्किट के किसी भी दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कितना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, किसी सर्किट में किसी भी दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उस चीज का माप होता है आपका वोल्टेज। अब वोल्टेज को किससे मापते हैं, तो आपको सर वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं, और वोल्टेज को मापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। किसका यूज करते हैं, तो आपको सर वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है इसको मापने के लिए, तो आपको सर वोल्टेज को मापने के लिए। तो सिंपल आपको समझ में आया वोल्टेज किस चीज की माप है, तो आपको सर सर्किट के किसी भी दो बिंदुओं के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसका माप है आपका वोल्टेज। वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं, और वोल्टेज के मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वह होता है आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, तो आपको सर वह वोल्ट मीटर होता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट की दूसरा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जो कि आपका धारा यानी कि करंट। अब करंट की बात करें, धारा क्या होती है, तो आपको उसे धारा वह माप है जो हमें यह बताता है कि किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी का माप होता है आपका करंट। किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को माप होता है आपका करंट यानी कि धारा होता है। अब बात करें धारा को किस में मापते हैं, तो आपको सर धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। धारा को किस में मापते हैं, तो आपको सर धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और धारा को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम, वह इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा है, तो आपको सर एमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, इसके मापने के लिए हम एमीटर यानी कि एमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। क्लियर, धारा भी हो गया आपका। अब चलते हैं अपने रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की ओर। अब प्रतिरोध क्या मापता है, प्रतिरोध हमें यह बताता है कि किसी भी सर्किट में विद्युत धारा को प्रवाहित होने में कितनी रुकावट हो रही है। समझ में आ रहा है, यानी कि जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के फ्लो होने में कितनी रुकावट पैदा हो रहा है, उस रुकावट को मापने का माप ही जो है आपका वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की बात करें, इस रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं, तो आपको सर इस रेजिस्टेंस को हम मापते हैं ओम में। किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं। और इस रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो आपको सर ओम मीटर का यूज किया जाता है। इसका यूज करते हैं, सिंपल सा आप बताओगे सर, इस रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या है, तो आपको सर किसी भी सर्किट में धारा को बहने में कितनी रुकावट हो रही है, उस चीज का माप होता है आपका रेजिस्टेंस। क्लियर, रेजिस्टेंस भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं पावर यानी कि शक्ति के बारे में। अब शक्ति क्या बताता है, शक्ति क्या बताता है, शक्ति में यह बताता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजप्शन हो रहा है, उस उपयोग को आपको बताता है पावर। ठीक है, शक्ति किस चीज की माप है, तो आपको सर किसी भी सर्किट में एक निश्चित समय में कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है, उसकी माप होता है पावर यानी कि शक्ति। क्लियर, तो शक्ति वह माप है जो हमें यह बताता है कि किसी भी सर्किट में कितनी ऊर्जा यानी कि कितनी एनर्जी एक निश्चित समय में उपयोग हो रही है, यानी यूज हो रही है, कंजप्शन हो रहा है उस पावर का, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कहते हैं शक्ति। शक्ति को हम किस में मापते हैं, तो आपको शक्ति को हम वाट में मापते हैं। किसमें, वाट में हम मापते हैं शक्ति को। और पावर को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे कहा जाता है वाट मीटर। क्या कहते हैं हम, तो आपको सर उसे हम कहते हैं वाट मीटर कहते हैं पावर को मापने के लिए। ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गया शक्ति क्या है, तो आपको सर शक्ति वह माप है जो हमें यह बताता है किसी भी विद्युत सर्किट में कितनी एनर्जी का यूज किया, किसी पार्टिकुलर समय में कितनी एनर्जी का यूज किया जा रहा है, कितनी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, उस चीज का माप होता है पावर। पावर को हम मापते हैं सर वाट में, और इस पावर को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वह है आपका वाट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो आपका फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी किस चीज की माप बताता है। फ्रीक्वेंसी यह हमें बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी सर्किट में, या फिर कह दें यह बताता है कि जो विद्युत तरंगे हैं एक दोलन कितने सेकंड में पूरी कर रही हैं, कितनी बार एक सेकंड में पूरी हो रही हैं, यानी कि विद्युत तरंगे जो हैं एक सेकंड में कितनी दोलन पूरी कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसी का माप होता है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका जो विद्युत तरंगे होती है किस प्रकार से दोलन पूरी करती है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो, ये एस, ठीक है, ये आपका टोटल हो गया यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक का जो माप होगा ये हो गया मान लो 2s। तो ये यहां से लेकर के, यानी कि यहां से शुरू हुई, यहां से ये आधा दोलन हुआ, और फिर यहां से यहां तक जो आई ये आपका हो गया पूरा एक दोलन। और यहां से लेकर के मान लो ये आपका इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक दोलन पूरा करने में जितने सेकंड, एक सेकंड में मान लो, एक सेकंड में इसने जो है यहां से यहां तक मान लो एक सेकंड में इसने जो है एक दोलन पूरा किया, यहां से यहां तक सेकंड एक
मान लो यहाँ से यहाँ पूरा होने में 2 सेकंड लग जाते हैं, मान लो 1 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ पे, 2 सेकंड यहाँ पे, यहाँ तक आने में 2 सेकंड लग जाता है। तो ये क्या है, एक पूरा दोलन है, ये क्या है, एक प्रकार से ये जो है पूरा दोलन है। तो यही आपका जो पूरे दोलन है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि जो हमारे विद्युत तरंगे हैं 1 सेकंड में जितनी दोलन पूरी करती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, तो अपोगस फ्रीक्वेंसी को हम जो है हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें मापते हैं, अपोगस फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो अपोगस फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, तो आपको सर इस फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी की कोई यानी कि आवृत्ति को हम मापते हैं हर्ट्ज में। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी वह माप होती है जो हमें यह बताती है कि जो विद्युत तरंगे हैं वह 1 सेकंड में जो है कितनी बार जो है दोलन कर रही है, फिर 1 सेकंड में जो है कितनी बार पूरी हो रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारे 5 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, विद्युत मात्राओं के मापन के लिए इंस्ट्रूमेंट, मेजर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हैं, सिर्फ हम मेजर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लगभग 8 से 9 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको पता है वोल्ट मीटर का यूज कहां पे करते हैं, तो आपको सर वोल्ट मीटर का यूज करते हैं वोल्टेज को मापने के लिए। आप यूज करते हैं, तो आपको सर वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, इसका जो यूज किया जाता है वोल्टमीटर का उपयोग किसी भी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। इसके यूजेज क्या होते हैं आपको सिंपल समझना है। किसी भी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। और वोल्टेज को किसी भी वोल्टेज को सर्किट में हमेशा जो है पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, वोल्टेज को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, समानांतर कनेक्ट किया जाता है, इसे सीरीज में कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं। और यही चीज आपको डिटेल टॉपिक में आपको सेकंड चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वोल्टमीटर को पैरेलली यानी कि समानांतर ही कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते, और जबकि एमीटर को सीरीज में करते हैं पैरेलली क्यों नहीं करते। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। ये आपका वोल्टमीटर हो गया। अब बात करते हैं एमीटर का। तो एमीटर आपको सिंपल समझना, अभी मैंने आपको बताया था एमीटर किस चीज को मापता है, तो आपको सर एमीटर धारा को मापने का काम करता है, यानी कि करंट को मापने का काम करता है आपका एमीटर। अब एमीटर का यूज किया अगर हम बात करें एमीटर, तो एमीटर का उपयोग अगर हम बात करें तो एमीटर का उपयोग किसी भी सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा को मापने के लिए करते हैं। एमीटर का यूज कैसे करते हैं, तो आपको सर एमीटर का उपयोग जो है किसी भी सर्किट में प्रवाहित हो रही जो धारा होती है, जो करंट होती है, उस करंट को मापने के लिए जो है हम एमीटर का यूज करते हैं। अब जो सर्किट होता है, सर्किट में एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलली में नहीं। क्यों करते हैं इस चीज को हम जो है सेकंड चैप्टर में समझेंगे। तो इसे जो है सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। अच्छा देखो यहाँ पे लिख भी दिया गया क्यों श्रेणी में ही जोड़ा जाता है, ताकि पूरी धारा जो है इस उपयंत्र से होकर के गुजरे, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट से होकर के गुजरे। इसीलिए जो है इसे कहां पे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, न कि पैरेलली में। क्योंकि पैरेलली में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो उससे जो है उस इंस्ट्रूमेंट से होकर के पूरी धारा जो है फ्लो नहीं होगी, और जब पूरी धारा उस इंस्ट्रूमेंट से होकर के फ्लो नहीं होगी तो यह जो है मेजरमेंट को गलत तरीके से बताएगा। क्लियर। चलिए एमीटर हो गया आपका। अब बात करते हैं ओम मीटर के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था ओम मीटर क्या मापता है, तो आपको सर प्रतिरोध को मापता है, रेजिस्टेंस को मापता है। यानी कि ओम मीटर का उपयोग किसी भी सर्किट में यह पता करने के लिए करते हैं कि उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है उसमें कितनी रुकावट पैदा हो रही है, उस रुकावट को जानने के लिए हम जो है ओम मीटर का यूज करते हैं। ओम मीटर का उपयोग किसी सर्किट या फिर उपकरण में प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। यह माप बताता है कि सर्किट में धारा के प्रवाह में कितनी रुकावट हो रही है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं वाट मीटर। वाट मीटर भी मैंने आपको बताया था, पावर को मापने के लिए, शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का यूज किया जाता है। तो वाट मीटर का प्रयोग शक्ति में खपत हो रही, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है किसी भी पार्टिकुलर समय में जितनी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा होता है, उस एनर्जी के कंजप्शन को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाट मीटर का यूज करते हैं। तो वाट मीटर का उपयोग सर्किट में खपत हो रही विद्युत शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। इसे जो है वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह ही सर्किट में जोड़ा जाता है, वाट मीटर को भी। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पांचवें इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो कि आपका फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर के भी बारे में अभी भी मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को मापना है ये। तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग एसी सर्किट में यानी कि एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। यह माप हमें बताता है कि विद्युत तरंगे एक सेकंड में, विद्युत तरंगे कितनी बार एक सेकंड में पूरी हो रही है, यानी कि विद्युत तरंगे जो है अपनी दोलन को कितनी बार एक सेकंड में पूरी कर रही है, एक सेकंड में पूरी कर रही है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, आपका फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट जो डिवाइस है आपका गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो गैल्वेनोमीटर छोटे विद्युत धारा उपकरणों को मापता है, ठीक है। छोटे विद्युत धारा यानी कि माइक्रो करंट को मापने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका यूज खास करके जो है जो प्रयोगशालाएं वगैरह होती हैं, यानी कि लेबोरेटरीज वगैरह जो होती हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी में। तो छोटे विद्युत धारा मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग बहुत छोटे विद्युत धारा को या फिर वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है, यानी कि लेबोरेटरी में जो है, लेबोरेटरीज में इसका यूज जो है किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। क्लियर। जो नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है वह आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह माप बताता है कि किसी वस्तु का तापमान कितना है या फिर किसी भी इन्वायरमेंट का तापमान कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है, तो कैसे मापूंगा? थर्मामीटर की सहायता से मैं इसे जो है माप सकता हूँ, मेजरमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वह है लक्समीटर। लक्समीटर क्या करता है? लक्समीटर जो मापता है आपकी प्रकाश की इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापने का काम करता है आपका लक्समीटर। तो लक्समीटर किस चीज को मापता है? तो आपको लाइट की इंटेंसिटी को यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापने का काम करता है। तो लक्समीटर का उपयोग जो है किसी क्षेत्र की प्रकाश तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? आपने देखा होगा कि जो रूम वगैरह होते हैं फिर जो घर वगैरह होते हैं वहां पे कहाँ लाइटिंग किस प्रकार से यूज करनी है, तो वहां पे जो है लक्समीटर के हिसाब से यानी कि प्रकाश की तीव्रता के उपयोग पे जो है उस घर को डेकोरेट करने के लिए लाइटिंग व्यवस्था का जो है यूज किया जाता है। तो फोटोग्राफी में, प्रकाश डिजाइन और पर्यावरणीय अध्ययन में भी हम क्या करते हैं? लक्समीटर का यूज करते हैं। चलिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं वह है आपका टैकोमीटर। अभी जो टैकोमीटर है, टैकोमीटर किस चीज को मापता है? तो किसी भी चीज की रोटेशनल स्पीड को मापने का काम करता है टैकोमीटर। रोटेशनल स्पीड फॉर एग्जांपल जैसे आप फैन खरीदने जाते हो, तो फैन खरीदने जाते हो तो वहां पे आप पूछते हो ना कि इसकी आरपीएम कितना है, यानी कि राउंड पर मिनट जो है एक मिनट में जो है कितने राउंड घूम जाती है, इसकी रोटेशनल स्पीड कितनी है। तो उस रोटेशनल स्पीड को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर का यूज करते हैं। तो जैसे कहता है कि दुकानदार, आप दुकानदार के पास में जाते हैं, दुकानदार कहता है इस जो फैन का आरपीएम है, इस फैन का जो आरपीएम है यह 400 है, या फिर इस फैन का आरपीएम है 350 है या 250 है। ये बताता है ना, क्यों बताता है? क्योंकि उस फैन एक मिनट में कितनी बार वो घूम सकती है उसका लिखा रहता है कि राउंड पर मिनट जो है कितनी बार वो घूम सकती है। तो रोटेशनल स्पीड लिखा रहता है यानी कि राउंड पर मिनट में। तो टैकोमीटर का उपयोग किसी घूर्णनशील वस्तु जैसे कि मोटर हो गया कि घूर्णन स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट में मापा जाता है। आरपीएम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, राउंड पर मिनट। क्या है? राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट में मापा जाता है। क्लियर? आई होप आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, आपको सारे के सारे आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, जिससे आपको आगे चल के सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने होंगे। खासकर जो आपको ध्यान रखना है सेकंड चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में आपको पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। वोल्टमीटर का सिंबल क्या है और एमीटर का सिंबल क्या होता है, इसके वर्किंग सिस्टम किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इसे सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है, किस प्रकार सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कौन सी क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीज के लिए यूज की जाती है। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ये जितनी भी आपने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पढ़ा, इस सबकी इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, आप सारी चीजें, इन सभी चीजों के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए। तो पहली बात, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये हमें इंश्योर कराती हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्या हमें बताती हैं? ये हमें बताती हैं कि कोई भी आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वह सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इस चीज को बताने का काम करती है आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी प्रकार की विद्युत खराबी, कहीं भी मान लो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसी प्रकार की खराबी हो गई या किसी प्रकार का कोई डेंजर का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? आपको सर इन सभी इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, या फिर आपको हो सर इन सभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? माप करके क्वांटिटीज को माप करके यानी मेजरमेंट करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहीं भी अगर कोई भी चीज खराब हो रहा है या भी कहीं भी कोई खतरे के लेवल से ज्यादा जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तुरंत हम जो है मेजरमेंट करके पता लगा सकते हैं। दूसरी, मापने के उपकरणों के सही उपयोग से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी के बारे में और उसकी सेफ्टी के बारे में यानी कि उसकी सेफ्टी को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है अगर हम उसका मेजरमेंट कर लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की सहायता से, तो हम क्या कर सकते हैं? उस सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और उसकी सुरक्षा यानी कि उसकी सेफ्टी को बढ़ाया जा सकता है। आई होप आपको सारी की सारी चीजें जो है क्लियरली समझ में आ रही होंगी।
चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट सिस्टम। हालांकि आपके जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपने पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ एरर। अब सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में तभी तो आपको पता चला होगा जब आप एरर के बारे में जानते हैं, ठीक है, किस सोर्स के द्वारा कौन सा एरर आपका जनरेट हो रहा है। जब इस चीज के बारे में आपको पता चलेगा तभी तो आप सोर्स के बारे में पता करोगे ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं एरर कितने प्रकार के होते हैं और वो जो एरर आएंगे किस सोर्स के द्वारा आएंगे, ये साथ के साथ ही हम जो है इसे पढ़ते हुए चलेंगे। अगर टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स का आपको एरर पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्रॉस एरर, जिसे हम कहते हैं सकल त्रुटि कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल त्रुटि। सबसे पहला आपको पढ़ना है ग्रॉस एरर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल त्रुटि, सकल त्रुटि, ठीक है। दूसरा जो एरर आपको पढ़ना है वो है आपका मेजरमेंट एरर, यानी कि मापन त्रुटि। क्या है आपका मेजरमेंट एरर यानी कि मापन त्रुटि, मापन त्रुटि। और तीसरा जो एरर आपका है वो है ब्लंडर एरर। ब्लंडर एरर को हम कह सकते हैं मानवीय भूल, ठीक है, यानी कि गलती से जो होता है मनुष्य की मानवीय त्रुटि हम कह सकते हैं इसे, मानवीय त्रुटि, यानी कि मनुष्य की गलती से यानी कि भूल से जो त्रुटि एरर आते हैं उसे हम कह देते हैं ब्लंडर त्रुटि। अब 3 टाइप के आपको एरर पढ़ना है, ग्रॉस एरर, मेजरमेंट एरर और उसके बाद से आपको पढ़ना है ब्लंडर एरर। अब ये जो मेजरमेंट एरर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। सिमेट्रिक एरर को हम कहते हैं व्यवस्थित एरर और रैंडम को कह सकते हैं अव्यवस्थित एरर। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे नियमित एरर और नियमित त्रुटि और अनियमित त्रुटि भी आप कहीं कहीं पढ़ते हैं। अब ये जो सिमेट्रिक एरर है यानी कि जिसे हम व्यवस्थित एरर कह रहे हैं, व्यवस्थित त्रुटि कह रहे हैं, व्यवस्थित त्रुटि कह रहे हैं, ये जो व्यवस्थित त्रुटि है ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि ऐसे त्रुटियां जो कि इंस्ट्रूमेंट के कारण आती हैं। इंस्ट्रूमेंट यानी कि मान लो उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन सही से नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा घिस गया हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या कहेंगे उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। दूसरा एरर कौन सा होगा, दूसरा एरर आपको होता है एनवायरमेंटल एरर। अब मान लो किसी भी एनवायरमेंट यानी कि मान लो कभी कभी ताप ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि गर्मी में तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठंड में जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो इस टेम्परेचर के इफेक्ट से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो जिस कारण आपको एरर देखने को मिलता है वो आपको हो जाता है एनवायरमेंटल एरर। तीसरा आपका एरर है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होता है कि मान लो हमने कोई मतलब एरर कोई और शो किया, हमने गलत तरीके से उसे ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद हम उस ऑब्जर्वेशन के मान को जो है गलत तरीके से लिख दिया, तो आपका क्या हो गया ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया, यानी कि हमें देखने में ही ऑब्जर्व करने में ही कोई सी गलती हो गई। चौथा है आपका थ्योरेटिकल एरर, ठीक है, चौथा आपका कौन सा है, आपका थ्योरेटिकल एरर हो जाता है। तो इन सभी के एरर के बारे में आपको जो है डिटेल से पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने ग्रॉस एरर से, ठीक है। तो ग्रॉस एरर क्या होता है, सकल त्रुटि, जिसे मैंने आपको बताया सकल त्रुटि, हिंदी में क्या कहेंगे इसे सकल त्रुटि। तो जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो मानव से जो भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, जो मानव से गलतियां हो जाती हैं, तो मानव से गलतियां होने वाली एरर को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। ये जो गलतियां होंगी आपको देखने को मिलेगी, ये गलतियां बड़े और स्पष्ट होते हैं, यानी कि ये जो गलतियां होंगी थोड़ी सी बड़ी गलती होंगी और क्लियरली आपको दिख जाएगा कि ये जो है गलती हुई है। तो ये कौन सी एरर होंगे, आपके ग्रॉस एरर कहे जाएंगे। तो सकल त्रुटि आमतौर पर मापन के दौरान, मेजरमेंट के दौरान मानव से होने वाली गलतियों से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है, मानव के यानी कि ह्यूमन के द्वारा ही, ह्यूमन की गलती से ही ये जो है एरर आपके आ जाते हैं। ये जो त्रुटि होगी यानी कि ये जो एरर होंगे ये सीधे सीधे बड़े लेवल पे होंगे, यानी कि बड़े होंगे और क्लियरली आपको दिख जाएगी, बड़े और स्पष्ट होते हैं, जिन्हें ध्यान से देखने पर यानी कि जिन्हें ध्यान से मापने पर आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है, यानी कि ये जो है आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं कि ये जो है गलती हुई है। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देकर के बताओ, मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी यंत्र को गलत तरीके से जो है पढ़ता है, मान लो कोई सा रीडिंग आया, मान लो मैंने बोला कि आप ये बताओ कि इस सर्किट में जो है कितना धारा बह रहा है, इस सर्किट में कितना धारा बह रहा है। अब उस सर्किट में उसने बताया कि जो है क्या बताया कि उसने जो है 5 एम्पियर का धारा बह रहा है, या फिर मान लो 4.5 बता दिया, 4.5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितना, 4.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब उसने क्या किया, उस मनुष्य के द्वारा यानी कि जिसने भी रीडिंग की उसने क्या कर दिया, गलत तरीके से उसने पढ़ लिया। अब गलत तरीके से पढ़ लिया यानी कि सिंपल सा मतलब यह है कि उसने पढ़ लिया 4.5 की जगह उसने पढ़ लिया 4.3 एम्पियर पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया, 4.3 एम्पियर पढ़ लिया, या फिर मान के चलो उसने 4.7 एम्पियर पढ़ लिया। ये क्या है, ये आपका कहलाएगा ग्रॉस एरर कहलाएगा, यानी कि सकल त्रुटि कहलाएगी, ठीक है, सकल त्रुटि कहलाएगी आपकी। या फिर फॉर एग्जांपल दूसरे तरीके से समझो, ये जो ग्रॉस एरर है, अगर मान लो कि उसने जो है सही तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया,
ठीक है, यानी कि मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का उसने सही तरीके से यूज नहीं किया तो उसमें भी आपको एरर होगी, वो एरर भी आपका कैसा एरर होगा, आपका जो है ग्रॉस एरर ही कहलाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति किसी यंत्र को गलत तरीके से पढ़ता है, जैसे कि मापने वाले स्केल पर गलत रीडिंग ले लेता है, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका ग्रॉस एरर कहलाएगा। उपयंत्र को यानी कि इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से सेट करना जिससे गलत रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, ये भी आपके किस में आएंगे, ग्रॉस एरर में ही आपके आएंगे। अब ध्यान समझना, ये जो एरर होंगे वो आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। दो प्रकार से कौन से एरर हो सकते हैं, या तो आपको एरर जो मिलेगा वो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर आपका एरर जो है निगेटिव हो सकता है। एरर आपके दो हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव एरर होगा या तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव एरर कब होगा, जब आपने 4.5 की जगह आपने 4.7 एम्पियर देख लिया, तो ये यानी कि बढ़ा हुआ आपने देख लिया, तो आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है। या फिर बाद में आपने क्या देखा, आपने 4.5 की जगह आपने 4.3 देख लिया, तो ये जो एरर आपका होगा ये आपका घटा हुआ एरर होगा, यानी कि निगेटिव एरर होगा। घटा हुआ कैसा होगा, निगेटिव एरर होगा, यानी कि आपका जो है ये घटा हुआ एरर होगा। एरर आपको दो ही प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, या तो पॉजिटिव एरर या तो निगेटिव एरर, ठीक है। एग्जैक्ट वो बताता है तो कोई भी एरर नहीं माना जाएगा। अगर उसने बढ़ा हुआ बताया तो आपका पॉजिटिव एरर, मान को अगर उसने घटा हुआ बताया, वैल्यू को उसने घटा हुआ बताया, तो आपका जो है ये निगेटिव एरर में आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम दूसरे एरर की बात करते हैं, जो कि आपका मेजरमेंट एरर। अब मेजरमेंट एरर से क्या होता है कि मेजरमेंट एरर मापने में जो गलतियां कर दी जाती हैं, ठीक है, यानी कि त्रुटियां तब उत्पन्न होती हैं जब मापने वाले उपकरण और वास्तविक मान के बीच अंतर हो जाता है। मापने वाले उपकरण और वास्तविक मान का मतलब क्या है, एक्यूरेट जो वैल्यू आना चाहिए था, एक्चुअल जो वैल्यू आना चाहिए था वह कुछ और आना चाहिए था, और जो मेजरमेंट करने के बाद यानी कि मापने के बाद जो वैल्यू आया उसे हम कह दे रहे हैं यानी कि मेजरमेंट वैल्यू। ध्यान समझना, कहा क्या जा रहा है, मेजरमेंट एरर कौन सा है। मेजरमेंट एरर का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने जो भी आपने मेजरमेंट एरर वो एरर होंगे कि जब आपने कोई भी मेजरमेंट लिया, ठीक है, MEASUR, कोई भी आपने मेजरमेंट लिया, ठीक है, कोई भी आपने मेजरमेंट लिया और उसका मेजरमेंट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू लिया, मेजरमेंट वैल्यू माइनस आप क्या कर दोगे, एक्चुअल वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ये आपके कौन से एरर आ जाएंगे, तो आपको सर ये जो एरर आएंगे वो आपका होगा मेजरमेंट एरर होगा। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी वो एक्चुअल वैल्यू ना आकर के आपका जो मेजरमेंट, आपके कौन से एरर आए वो आपका जो आया मेजरमेंट वैल्यू में आपके एरर आ गया, तो हमारा कहा जाएगा मेजरमेंट एरर। ये जो मेजरमेंट एरर मैंने आपको बताया, एरर आपको दो टाइप से होंगे, या तो घटे हुए या तो बढ़े हुए। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान के आपको ये चलना है कि आपके जो वैल्यू आपको लाने थे, ठीक है, ध्यान से चलो, मान लो आपने किस सर्किट में वोल्टेज का मान मापा और उस वोल्टेज का जो मान आना चाहिए था, एक्चुअल मान आना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 240 वोल्ट, 240 वोल्ट एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। अब आपने जब इस वैल्यू को मापा, तो आपको दो रिजल्ट प्राप्त हुए। एक बार आपने मापा तो आपको मान लो 220 वोल्ट प्राप्त हो गए, ठीक है। दूसरी बार आपने ट्राई किया उसमें 260 वोल्ट आपको मिल गए, ठीक है, 260 वोल्ट आपको मिल गए। तो यानी कि मान लो आपने दो बार आपने ट्राई किया, दोनों बार आपको अलग अलग वैल्यू मिले, जबकि एक्चुअल वैल्यू मिलने चाहिए थे वो थे 240 वोल्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको तो अलग अलग वैल्यू प्राप्त हुए, 240 220 वोल्ट प्राप्त हो गए, 260 वोल्ट प्राप्त हो गए। अब कितने कौन से एरर आप यहाँ पे देखेंगे, तो आपको जब एरर निकालना होगा तो आप इस प्रकार से निकालोगे, मेजरमेंट एरर इक्वल टू मेजरमेंट वैल्यू कितनी आई थी 220 और आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी, आनी चाहिए थी 240, तो आप क्या कहोगे, आप देखोगे -20 वोल्ट आपका निगेटिव में आया, यानी कि घटा हुआ आया है। ये कैसा एरर हो जाएगा, आपका निगेटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखो, मेजरमेंट एरर इक्वल टू 260 माइनस 240, ये कैसा आया, तो आपको सर ये जो आया ये +20 वोल्ट आया। कितना आया, +20 वोल्ट आया सर। ये जो वैल्यू आपके पास आया है निकल के, ये कैसा है, ये आपका बढ़ा हुआ वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, तो आपको सर ये सब है पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आया। तो एरर आपको मेजरमेंट एरर में आपको दो प्रकार का आपको दिखाई देंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। ये आपके जो है क्या हो जाएंगे, ये आप कह सकते हो मेजरमेंट एरर का फार्मूला भी हो जाएगा, कह सकते हो आप मेजरमेंट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आपको सर मेजरमेंट एरर कहते हैं। क्लियर, यह त्रुटि तब होगी जब मापने वाले उपकरण और वास्तविक मान के बीच अंतर होता है, और इस त्रुटि को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन से दो भाग, पहला मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक एरर यानी कि व्यवस्थित एरर, और दूसरा मैंने आपको बताया था रैंडम एरर यानी कि अव्यवस्थित एरर, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टमेटिक एरर, सॉरी आपका जो है सिस्टमेटिक एरर जो आपका कौन सा होता है, सिमेट्रिक सॉरी मैं बोल दे रहा था, सिस्टमेटिक एरर आपका कौन सा होता है, यानी कि व्यवस्थित एरर कौन सा होता है। अब ध्यान समझने वाली बात क्या है, ध्यान समझने वाली ये बात है, ये जो आपके एरर होंगे इंस्ट्रूमेंट में होने वाली खामियों या मापने की तकनीकी में दोषों के कारण उत्पन्न होंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं।
हाँ समझना, ये जो एरर होंगे सिस्टमेटिक एरर में, अगर मैंने मान लो किसी भी चीज की मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट को करने में जो एरर आए वह एरर टेक्निकल एरर के कारण आए, यानी कि वह इंस्ट्रूमेंट ही खराब था, उस खराबी के कारण, ठीक है, उस तकनीकी में खराबी के कारण जो एरर आएंगे हम उसे क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, उस इंस्ट्रूमेंट की खराबी के कारण जो एरर आएंगे हम उसे कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। हम इसे जो है आमतौर पर शून्य एरर के नाम से भी जानते हैं। इस सिस्टमेटिक एरर को क्या कहते हैं, शून्य त्रुटि भी कहते हैं, जीरो एरर भी कहते हैं। ये त्रुटियां लगातार एक ही दिशा में होती रहती हैं, यानी कि माप या तो हमेशा बढ़ा हुआ होगा, यानी कि माप कैसा होगा, या तो आपका पॉजिटिव होगा, या तो मेजरमेंट आपका कैसा होगा, घटा हुआ, यानी कि निगेटिव मेजरमेंट होगा। दो प्रकार के आपको मेजरमेंट मिलेंगे, या तो पॉजिटिव एरर आपको देखेंगे, या तो आपको जो है निगेटिव एरर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लियर है आपको? चलिए, अब सिस्टमेटिक एरर जो होता है, आपको मैंने आपको बताया ये 4 प्रकार के होते हैं। सिस्टमेटिक एरर के देखो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर, यदि मान लो आप किसी वोल्टेज को माप रहे हो और उस वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन ही सही नहीं है, कैलिब्रेशन मतलब उसका डिजाइन ही सही नहीं है, उस वोल्ट मीटर का अगर डिजाइन ही सही नहीं है, तो यह जो आपके एरर आएगा वह वैसा होगा, वास्तविक वोल्टेज से अधिक या तो कम मापेगा। जब वोल्ट मीटर का आपका डिजाइन ही सही नहीं है तो आप क्या होगा, वह एरर दिखाएगा, या तो आपका एरर बढ़ा हुआ हो सकता है, या तो आपका एरर घटा हुआ हो सकता है। क्लियर? अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है आपके 4 टाइप के। सबसे पहला एरर कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन से होते हैं, ऐसे एरर जो आपके इंस्ट्रूमेंट होती हैं उसकी कमियों या फिर खामियों के कारण आते हैं, हम उसे कह देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये त्रुटियां मापने के उपयंत्र की कमियों या फिर उनकी डिजाइन में खामियों के कारण जो है उत्पन्न होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मान लो कोई आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, अब उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन सही नहीं है, यानी कि उसका डिजाइन ही सही तरीके से नहीं किया गया है, तो उसमें एरर आएगा या नहीं आएगा, आपको सर बिल्कुल आएगा। तो इस तरीके के एरर को हम क्या कह देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कह देते हैं। और इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल एरर की जो वैल्यू होगी मान के चलो उसे हम शून्य त्रुटि के नाम के यानी कि जीरो एरर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं हमारा तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बिल्कुल मैंने सही माप लिया है, अब इंस्ट्रूमेंट ही खराबी है तो इसमें हमारी क्या गलती है ना, तो इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं, जीरो एरर के नाम से भी जानते हैं। अगर यंत्र सही से कैलिब्रेट नहीं किया गया है या यंत्र के पुर्जों में घिसावट हो गई है, यानी कि उसमें क्या हो गई है, घिसावट हो गई है, यानी कि वो घिस गया है, तो मापन में क्या आएंगी, एरर आएंगी, और वही एरर आपके क्या कहलाएंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर आएंगे। अब इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपको सर उपयंत्र को नियमित तरीके से जांच करते रहे, उस इंस्ट्रूमेंट की नियमित तरीके से जांच करते रहें, और उसका कैलिब्रेशन सही तरीके से किया गया है या फिर नहीं किया गया है, इस चीज को भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंटल एरर। अब इन्वायरमेंटल एरर में क्या होता है, इन्वायरमेंटल एरर मैंने आपको बताया कि कभी कभी मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो गया या फिर कभी कभी टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर के इफेक्ट से, टेम्परेचर के ज्यादा होने से, टेम्परेचर के कम होने से, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी के घटने से उस इंस्ट्रूमेंट अफेक्टेड हो जाता है, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से आपके एरर जो है, आपके मेजरमेंट की वैल्यू जो है वो दूसरी शो होने लगती है। इस प्रकार की वैल्यू जो शो होती है एक प्रकार से एरर वैल्यू शो होती है, जिसको हम कह देते हैं एनवायरमेंटल एरर। ये त्रुटियां मापन के दौरान आसपास के वातावरण की स्थिति जैसे कि तापमान, आर्द्रता, धूल और कंपन यानी कि वाइब्रेशन के कारण होती है। फॉर एग्जांपल अत्यधिक गर्मी या ठंड से उपयंत्र के अंदर के हिस्सों पर प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि उपयंत्र के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर के हिस्से पर या फिर बाहरी हिस्से पर क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, यानी कि प्रभावित हो सकता है, जिससे मापने में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मापन करने के लिए नियंत्रित वातावरण का उपयोग करें या फिर मापने के उपयंत्र को पर्यावरणीय बदलाव के अनुकूल बनाएं। या तो आप ऐसी जगह मापन करो, ऐसी जगह इंस्ट्रूमेंट रखो जहां पे इंस्ट्रूमेंट जो है जहां पे आपके पर्यावरणीय बदलाव कम होते हो, इन्वायरमेंटल चेंजेस कम होते हो, वहां पे इंस्ट्रूमेंट रखो, आप मेजरमेंट कर लो, सही है। या फिर अगर आपके पास इन्वायरमेंटल चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा राइज या फिर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ रहा है, घट रही है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप वहां पे रखे हो तो उस इंस्ट्रूमेंट की इस प्रकार से आप डिजाइन करो कि वह क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो है अफेक्टेड ना हो। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, आपको ध्यान रखनी है। चलिए तीसरे एरर की बात करते हैं। तीसरा एरर है आपका जो है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है या फिर जो मापने वाला व्यक्ति होता है वह क्या करता है, वो गलत ऑब्जर्व कर लेता है, तो उस कारण से जो त्रुटि होती है उसे हम कह देते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। ये त्रुटियां मापने वाले व्यक्ति के गलत निरीक्षण के कारण यानी कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के कारण, यानी कि गलत तरीके से माप लेने के कारण जो है हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मान लो कोई स्केल है, उस स्केल पे वैल्यू, ये कोई स्केल है, ठीक है, मान के चलो ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया
ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये मान लो ये एम्पियर, ठीक है, ये मान लो एक तरीके से एमीटर, क्या है ये, एक तरीके से मान लो एमीटर है, ये धारा को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब मान लो कि वह जो इंस्ट्रूमेंट आया, वह इंस्ट्रूमेंट ने जो वैल्यू बताई, मान लो उस इंस्ट्रूमेंट ने वैल्यू बताई 18 पे, ठीक है, उसने वैल्यू बताई 18 एम्पियर, कितना बताया उसने, 18 एम्पियर की धारा उसने बताई, लेकिन ऑब्जर्व करने वाले ने क्या सोचा कि जो एंगल जा रहा है इस तरीके से जा रहा है, उसने 20 बता दिया, उसने क्या बता दिया, 20 एम्पियर बता दिया। तो यहाँ पे 2 एम्पियर का क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन उसने गलत तरीके से कर लिया, यानी कि उसको चीज को गलत तरीके से पढ़ लिया, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपको सर ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर आ जाएगा। तो मापने वाले के उपयंत्र का स्केल गलत तरीके से देखना या फिर पढ़ने के समय आंख का कोण सही ना होना, यानी कि जो आइज है, आइज का एंगल सही ना होना, उस कारण से जो एरर आएंगी वो आपके ऑब्जर्वेशनल एरर आएंगी। इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें सिंपल से ये किया जा सकता है कि जो मापने वाला व्यक्ति हो उसको सही तकनीकी बताया जाए, किस तरीके से माप लेना है, किस तरीके से माप नहीं लेना है, ऑब्जर्वेशन कर आपको जो है बिल्कुल सही तरीके से करना है, ये सारी चीजें उसे जो है बता दें, तो जो है इस तरीके के एरर जो है कम से कम देखने को मिलेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एरर है आपका थ्योरेटिकल एरर, मेजरमेंट का लास्ट एरर है थ्योरेटिकल एरर। अब थ्योरेटिकल एरर में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि हम एजम्पशन कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी, यानी कि अगर मान लो इस मेजरमेंट की, मान लो अगर मैं आपसे एजम्पशन करूं कि मान लो इस कमरे का तापमान जो है लगभग जो है 28 डिग्री होगा, 28 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पे मैंने एजम्पशन किया है, अगर मान लो मैं थर्मोमीटर के द्वारा इस रूम का टेम्परेचर मापता हूं तो हो सकता है कुछ और आ जाए, तो ये क्या है, एक प्रकार से थ्योरेटिकल एरर है, मैंने एजम्पशन करके कुछ और बता दिया, जबकि एक्चुअल मेजरमेंट करने के बाद कुछ और आना होता है, ठीक है। इस प्रकार के एरर जो होंगे आपके कैसे एरर होंगे, थ्योरेटिकल एरर होंगे। तो ये त्रुटियां मापने की विधि या फिर सिद्धांत में अपूर्णता के कारण होती है, इसका मतलब यह है कि मापने की तकनीकी जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मापने की विधि में कोई अनुमान यानी कि एजम्पशन का उपयोग हो रहा है जो गलत हो सकते हैं, तो त्रुटि उत्पन्न होगी, ठीक है। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो आपके एक्यूरेट प्रिंसिपल होंगे और एक्यूरेट मेथड होगी उसका पालन करना चाहिए, और तकनीकी में जो है टेक्नोलॉजी में यानी कि तकनीकी में जो है आपको पूरी तरीके से सुधार करना चाहिए, ठीक है। ये आपके मेजरमेंट्स एरर हो गए। अब बात करते हैं आपके मेजरमेंट्स एरर में आपके जो है सिस्टमेटिक एरर हो गए आपके। अब सेकंड मेजरमेंट्स के सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था, ये सारे के सारे जितने भी एरर थे मेजरमेंट एरर में मैंने आपको 2 तरीके से बताया था, एक तो था सिस्टमेटिक एरर और दूसरा मैंने आपको बताया था रैंडम एरर। तो अभी तक जो आपने पढ़ा ये सारे के सारे सिस्टमेटिक एरर के पार्ट थे। अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो आप पढ़ेंगे रैंडम एरर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं रैंडम एरर के बारे में, रैंडम एरर क्या होता है। अब अनियमित त्रुटियां क्या होती है, अनियमित त्रुटियां ऐसी होती हैं जो आपकी बाहरी चीजों से अफेक्टेड होते हैं, ऐसी त्रुटियां जो कि आपके बाहरी चीजों से आप अफेक्टेड, बाहरी चीजों से अफेक्ट होने के कारण होते हैं, वो आपकी कहलाती हैं अनियमित त्रुटियां। इस त्रुटियों में मापन अनियमित रूप से उत्पन्न होती है और उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, ये किसी भी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करते। यह बाहरी कारक के जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मान लो कोई मेजरमेंट मैं ले रहा हूं, मैंने उस चीज का मेजरमेंट मान लो मैंने 5 बार लिया और 5 बार जो है मुझे वैल्यू जो है अलग अलग शो हुई है, तो वो जो एरर होगी वो एरर कौन सी होगी, वो आपका रैंडम एरर होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का मैंने वैल्यू लिया, ठीक है, उस वैल्यू को मैंने 5 बार लिया, लगभग उसका मेजरमेंट मैंने 5 बार लिया और 5 बार मुझे वैल्यू अलग अलग प्राप्त हुई, थोड़ा हल्का हल्का सा डिफरेंस करके 5 बार अलग अलग प्राप्त हुए, तो वो जो एरर आएंगे वो आपकी किसमें आएंगे, रैंडम एरर आएंगे। कैसे आएंगे, रैंडम, यानी कि उसका कोई आपका सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, वो किसी भी कारण हो सकते हैं, तापमान के कारण भी हो सकता है, मिट्टी के कारण हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है, किसी भी चीज के कारण हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एक ही मापने वाले उपयंत्र से एक ही माप को बार बार करने पर हर बार थोड़ा अलग अलग परिणाम मिल सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। क्लियर। चलिए अब तीसरे एरर की बात करते हैं जो कि है आपका ब्लंडर एरर। ये जो ब्लंडर एरर होते हैं ये भूलवश की गई एरर होते हैं। भूलवश का मतलब क्या होता है, गलती से, मिस्टेक, बाय मिस्टेक कहते हैं, मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, हाँ, तो वही जो गलती से मिस्टेक होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, ब्लंडर एरर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर कोई व्यक्ति माप लेता है, मेजरमेंट लेता है, अब उसमें क्या हो जाता है, उसमें बड़ी गलतियां उससे उत्पन्न हो जाती हैं। बड़ी गलतियां का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी तरह की उसने रीडिंग गलत पढ़ ली, ठीक है, उसने जो है रीडिंग गलत पढ़ लिया, सावधानी तरीके से उसने माप कर लिया, या फिर जो है अनुभव की कमी है, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, इस तरीके से जो भी एरर्स उत्पन्न होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, ब्लंडर एरर कहलाएंगी, ठीक है, यानी कि मानवीय भूल, ह्यूमन ब्लंडर्स के रूप में इसे हम जानते हैं। यह त्रुटियां आमतौर पर असावधानी से, अनुभव की कमी से, अनजाने में की गई गलत कृतियों के कारण होती है, तो हम क्या कह देते हैं, ब्लंडर एरर के नाम से जानते हैं। आई होप आपको सारे के सारे एरर यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर आपको समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, ये आपके 2 बार आ गए। ठीक है, ये आपके ब्लेंडर एरर हो गए। अब हम बात करते हैं ब्लेंडर एरर के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मापते समय गलती से गलत यंत्र का उपयोग आपने कर लिया, मापते समय गलती है आपने रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिया, आपने मापना आपको विद्युत धारा था और आपने जो है वोल्ट मीटर का यूज कर लिया, तो यहाँ पे जो एरर आएंगे कौन से एरर आपके हैं, ब्लेंडर एरर है। दूसरी, गलत तरीके से तारों को आपने जोड़ दिया जिससे सर्किट में गड़बड़ी हो जाती है, तो आपका एरर शो होगा, तो आपका एरर वैल्यू शो होंगे, वो भी कैसे एरर है, आपके ब्लेंडर एरर है। तीसरी आपकी है मापने के बाद परिणाम को गलत तरीके से आपने दर्ज कर लिया, यानी गलत तरीके से आपने उस वैल्यू को लिख लिया, ये भी आपके कैसे होंगे, ब्लेंडर एरर के रूप में। ये आपके सारे के सारे एरर्स आपके जाने जाएंगे। आई होप आपको सारे के सारे एरर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे भाई, ठीक है, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दियर मेजरमेंट एंड सोर्सेज ऑफ एरर, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स अगर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए हों, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो आप पढ़ने वाले हैं वो आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और दूसरा आप इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे एसेंशियल टॉर्क ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, लाइक रिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। और एक चीज और, अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सोर्सेज ऑफ एरर आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी पढ़ना ना भूलें भाई, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, सोर्सेज ऑफ एरर आपका पूछता है। और ये जो टॉपिक मैं आपको कल के दिन पढ़ाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ से आपको क्वेश्चन हर सेमेस्टर में हर साल आपका पूछा जाता है। आपको इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इन दोनों टॉपिक के लिए आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसे पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक आपके सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं, आप बीटेक करेंगे तब भी आपको ये पढ़ना होगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कहें आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं आपसे कहूं यूपीपीसीएल जेईई की तैयारी कर रहे हैं, डीएमआरसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं, खासकर ये वाला टॉपिक आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।